तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बाय और उसके साथ एक पावरफुल शिप बनाने के लिए सीक्रेट लैब में जाते हैं, जहां पर बाय को एक हेवनली ग्रेड वेपन मिलता है और वो लोग सीक्रेट लैब से लाए मटेरियल का यूज करके अपनी पावरफुल शिप बनाने में कामयाब रहते हैं और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर से निकल जाते हैं, जहां पर बाय को पता चलता है कि ब्लड स्ट्रीम सेक्टर ब्लड एंसेस्टर की बॉडी को एक्टिवेट कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें बाय की जरूरत थी, जिस पर बाय उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है और ब्लड एंसेस्टर की बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि स्काई रिवर कोड को अपर स्ट्रीम के ऑर्डर फॉलो न करने की वजह से सजा मिली थी, जिससे उनकी पावर काफी ज्यादा कम हो गई थी। इसलिए सभी छोटे क्लैन ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उन्हें इस वॉर में किसका साथ देना चाहिए। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीडर ज़ैंग अपने साथियों से कह रहे होते हैं कि भले स्काई रिवर कोड की कल्टीवेशन लेवल उनसे 100 गुना ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सभी छोटे क्लैंस को यह दिखाना चाहिए कि स्काई रिवर कोड बहुत कमजोर है, क्योंकि हो सकता था कि इससे वो क्लैन इस वॉर में स्काई रिवर का साथ छोड़कर उनका साथ दे दे, जिससे उनके इस वॉर को जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते। इसी बीच हम मिस जून को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वो अभी गोल्डन कोर फॉर्मेशन कर सकती थी, लेकिन जून अभी गोल्डन कोर का फॉर्मेशन करने का फैसला टाल देती है, क्योंकि इससे जून को उसकी पोस्ट छोड़नी पड़ती, जिससे हो सकता था कि बाइक को ब्लड एंसेस्टर की बॉडी को कंट्रोल करने में दिक्कत आए। इसलिए जून बाद में गोल्डन कोर फॉर्मेशन करने का फैसला करती है। इसी दौरान हम बाइक को देखते हैं, जो मिडिल स्ट्रीम में मौजूद स्पेशल एनर्जी का यूज करके अपनी सभी 9 की 9 सीज को क्रिस्टलाइज कर लेता है, जिससे बाय पीक लेवल ऑफ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रिलैम पर पहुंच गया था और वो जल्दी ही अपना एक गोल्डन कोर फॉर्मेशन भी कर सकता था। जिसके बाद हम सभी स्मॉल सेक्टर का सीन देखते हैं, जो इस वॉर में रिवर डिफाइनिंग सेक्टर का साथ देने का फैसला करते हैं, क्योंकि भले ही रिवर डिफाइनिंग सेक्टर एक छोटा सा सेक्टर था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि इस वॉर में उनके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए वो लोग इस वॉर में रिवर डिफाइनिंग सेक्टर का साथ देना चाहते थे। और बाय भी ऐसा बाहर से सुन रहा होता है, जिस पर बाय को समझ आता है कि लीडर ज़ैंग ने इतनी बड़ी और पावरफुल शिप्स को बनाने का फैसला इसलिए किया था ताकि वो इन शिप्स की मदद से स्काई रिवर कोर्ट में मौजूद सभी छोटे सेक्टरों का ध्यान अपनी ओर खींच सके और उन्हें एहसास दिला सके कि वो लोग इस वॉर को जीतने वाले हैं, ताकि सभी छोटे क्लैंस इस वॉर में उनके रिवर डिफाइनिंग सेक्टर का साथ दे। जिस पर बाय भी उस मीटिंग में जाता है, जहां पर टर्मिनल सेक्टर के लोग तुरंत बाय को पहचान लेते हैं और उसे ग्रीट करते हैं, जहां पर बाय उनसे कहता है कि अगर वो लोग इस वॉर में उनका साथ देंगे तो वो उन्हें बिल्कुल भी अनफेयरली ट्रीट नहीं करेगा और उन्हें उनके सारे अधिकार देगा, जो बात उन दोनों लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। इसलिए वो लोग बाय को स्काई रिवर कोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने का फैसला करते हैं, जहाँ पर वो दोनों सेक्टर बाय को बताते हैं कि स्काई रिवर कोर्ट एक एसैसिन से बना हुआ सेक्टर है, जहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट एसैसिन थे और स्काई रिवर कोर्ट में सिर्फ एक ही सिलेशन लेवल बीइंग मौजूद था, जो कि स्काई रिवर कोर्ट का लीडर था। और स्काई रिवर कोर्ट अपने ज्यादातर अटैक के लिए फ्लोरा वेपराइजिंग टेक्निक का यूज करती थी और स्काई रिवर कोर्ट इविल बैनियन ट्री के नीचे मौजूद था, जो कि स्काई रिवर कोर्ट के 2 सुप्रीम ट्रेजर में से एक ट्रेजर था। और स्काई रिवर कोर्ट अपने पावरफुल अटैक के लिए हाई इविल बैनियन ट्री पर निर्भर था, जिस पर लीडर सॉन्ग ये सोचने लगते हैं कि आखिर उनके ब्लड स्ट्रीम सेक्टर और स्काई रिवर कोर्ट में कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज है, क्योंकि वो दोनों ही अपनी पावर के लिए एक सिंगल चीज पर डिपेंडेंट थे। सभी टर्मिनल क्लैंस के हेड उन्हें बताते हैं कि उन्हें इविल बैनियन ट्री और स्काई रिवर कोर्ट के लीडर की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्काई रिवर कोर्ट के लीडर अपर स्ट्रीम की पनिशमेंट के दौरान मारे गए थे, जिसमें इविल बैनियन ट्री भी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से करंटली स्काई रिवर कोर्ट सिर्फ अपनी 70% पावर का ही यूज कर सकते थे। पर लीडर ज़ैंग और सॉन्ग को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, जिस पर टर्मिनल सेक्टर के लीडर उन्हें कुछ स्क्रोल देते हैं, जिसकी मदद से वो लोग खुद स्काई रिवर कोर्ट जाकर इस बात का पता लगा सकते थे, जिस पर बाइक को उन लोगों का यह ऑफर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जो देख लीडर ज़ैंग भी उन लोगों से कहते हैं कि अगर वो इस वॉर के दौरान स्काई रिवर कोर्ट की इन्फॉर्मेशन उन्हें लाकर देते रहेंगे तो वो लोग उनके टर्मिनल सेक्टर को उनके सभी सेक्टर के भी सबसे ज्यादा वैल्यू देंगे, जिस पर टर्मिनल सेक्टर के वो दोनों लीडर्स ज़ैंग की बात मान जाते हैं। इसी दौरान हम एक आदमी को देखते हैं जो रिवर डिफाइनिंग सेक्टर की हर चाल पर नजर रख रहा होता है, जो कि स्टेरे स्काई स्ट्रीम पिनिकल सेक्टर का एक डिसाइपल था, जिसका नाम टीएन होता है, जो अपने साथी को बताता है कि स्काई रिवर कोर्ट में मौजूद कम से कम 50% क्लैंस इस वॉर में रिवर डिफाइनिंग सेक्टर का साथ देने वाले हैं। पर उस आदमी को टीएन की बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो 50 क्लैंस काफी ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए अगर वो रिवर डिफाइनिंग सेक्टर का साथ दे भी दे तभी वो लोग उन्हें नहीं हरा सकते हैं। पर टीएन रिवर स्ट्रीम सेक्टर से थोड़े मजे लेना चाहता था, क्योंकि वो लोग उनके गेस्ट थे। इसी दौरान हम मानी और जून को देखते हैं, जो स्काई रिवर कोर्ट के खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक जंगल में घूम रहे होते हैं। पर मानी को कुछ गड़बड़ लग रही होती है, क्योंकि उस फॉरेस्ट में इतनी देर तक घूमने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिला था, जिस पर जून मानी को चौकन्ना रहने को कहती है। तभी उन्हें कुछ पेड़ दिखाई देते हैं जो इंसानों का खून और मांस खाकर उन्हें जान से मार देते थे, जिस पर वो दोनों सतर्क हो जाती हैं। पर तभी कोई पीछे से उन्हें छूने की कोशिश करता है, जिस पर वो उस आदमी पर हमला कर देती है। पर हम देखते हैं कि वो शख्स बाई होता है, जिसे उन दोनों की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उनके पीछे आ गया था। पर मानी और जून को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर बाई उनसे उसकी ऑरा को कैसे छिपा पा रहा है,
क्योंकि बाय के पास उनकी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी को हाइड करने वाला टोकन नहीं मौजूद था। पर इससे पहले कि बाय उन्हें कुछ बता पाता, उससे कुछ हलचल महसूस होती है, जिस पर वो सभी छिप जाते हैं। तभी एक लड़की एक पेड़ के अंदर से बाहर आती है, जिसका नाम टोंग था, जो कि जल्द ही गोल्डन कोर फॉर्मेशन करने वाली थी। और उसके साथ उसका साथी लिंग मौजूद होता है, जो कि अर्ली स्टेज गोल्डन कोर फॉर्मेशन इलाम का वॉरियर था। पर वो दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्हें अभी कुछ देर पहले किसी की ऑरा उस जगह पर महसूस हुई थी, जिस पर टोंग अपने एक अटैक से बाय और उसके साथियों को ढूंढने की कोशिश करती है, जिस पर बाय अपने फ्लोरा टेक्निक का यूज करके खुद को बचा लेता है और टोंग कियान को पकड़ने में कामयाब रहती है, जो मैजिक्सी सिटी की वॉर को हारने के बाद अपनी जान बचाने के लिए इन फॉरेस्ट में आ गया था, जहां पर टोंग और लिंग कियान को एक सैक्रिफाइस के तौर पर उनके सुप्रीम ट्रेजर को देने का फैसला करते हैं, क्योंकि कियान अब उनके किसी काम का नहीं था। जिस पर कियान चुपचाप टोंग और लिंग से उसे छोड़ देने को कहता है, क्योंकि वो असल में स्काई रिवर कोर्ट का एक एल्डर था, जिससे उनके मास्टर ने जासूसी करने के लिए प्रोफाउंड सिम सेक्टर में भेजा था। जो बात जानकर बाय और उसके साथी काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कियान स्काई रिवर कोर्ट से बिलोंग करता होगा। पर टोंग और लिंग कियान की बात नहीं सुनते हैं और वो उसे सैक्रिफाइस करने का रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं, जिस पर कियान उन्हें गालियां और श्राप देने लगता है। पर इससे पहले कि कियान अपनी बातें पूरी कर पाता, उसकी बॉडी वेपराइज होकर प्योर एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और इसके साथ ही कियान की डेथ हो जाती है, जिस पर मानी समझ जाती है कि स्काई रिवर कोर्ट उस इविल ट्री को लो का सैक्रिफाइस करके बड़ा कर रही थी, ताकि वो लोग उस इविल ट्री को एक वेपन की तरह यूज कर सके। तभी वहाँ पर शांति हो जाती है, जो मौका देखकर वो तीनों वहाँ से निकलने की सोचते हैं। पर तभी टोंग उन पर हमला कर देती है और उन्हें बताती है कि भले ही वो लोग अपनी ऑरा को छिपा ले, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन लोगों को ढूंढ सकती थी। जिसके बाद टोंग अकेले उन तीनों लोगों से लड़ने लगती है और अपनी यूनिक एबिलिटी का यूज करके उन तीनों पर हर डायरेक्शन से हमला कर रही होती है, जिस वजह से उन तीनों को टोंग पर अटैक करने का कोई सही मौका नहीं मिल रहा था। और टोंग को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो लोग अभी तक जिंदा थे, इसलिए टोंग अपनी और ज्यादा पावर का यूज करके उन पर हमला करने का फैसला करती है, जो देखकर बाय और उसके साथी वहां से भागने का फैसला करते हैं। पर टोंग उन्हें ऐसे नहीं जाने देने वाली थी, जिस पर बाय को एक आइडिया आता है और वो टोंग पर अपने एक पिल से अटैक करता है, जिससे वहां पर एक एक्सप्लोजन होता है, जिससे टोंग को उस आदमी के सपने आने लगते हैं जिसे वो पसंद करती थी। और टोंग उस आदमी के साथ नाचने और गाना गाने लगती है और उसे किस करने वाली होती है। और तभी टोंग को दोबारा से होश आ जाता है और वो देखती है कि वो एक मुर्दे को किस करने वाली थी, जिस पर टोंग को काफी गुस्सा आता है। पर तब तक बाय और उसके साथी वहां से निकल चुके थे, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।